Hello, good evening. So let us continue the rest of the lessons of the class ninth, which yesterday we couldn't complete. Actually, the first unit was very much large, so I did not find that appropriate to complete the other lessons in that one session. So let us start. So let us start with the second lesson, plant tissues. So plant tissues में यहाँ पर हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। सबसे पहले टिश्यू क्या है, व्हाट इज अ टिश्यू एक्चुअली। सो टिश्यू क्या है, सेल्स इन ग्रुप विच आर नियरली सिमिलर होने चाहिए, सेल्स जो कि ग्रुप में होते हैं एंड दे नियरली सिमिलर होंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, similar in structure and they perform the similar function. तो such group of cells को हम बोलेंगे tissues. such group of cells को tissues बोला जाता है, ठीक है। such group of cells को टिश्यूज़ बोला जाता है। तो हमारे पास प्लांट, यूजुअली अब इस चैप्टर में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, ठीक है। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर है डर्मल टिश्यू, फिर ग्राउंड टिश्यू, फिर हमारे पास है वेस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ दैट ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल ग्रोथ एंड रिपेयर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ और रिपेयर, ठीक है, ये वाले टिश्यूज़ का ये काम। और डर्मल टिश्यूज़ क्या करेंगे, टिश्यूज़ दैट फॉर्म द आउटर कवरिंग, टिश्यूज़ दैट फॉर्म द आउटर covering, this is called as the dermal tissue. And ground tissue किसे बोलेंगे, tissues that form the they form the bulk of the plant body, उसको बोला जाता in packing other tissues, bulk of the plant body and in packing अदर टिश्यूज़, तो उसी को बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू। एंड वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होगा, वेस्क्यूलर टिश्यूज़ दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, टिश्यूज़ दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स, इन्हीं को बोला जाता है वेस्क्यूलर टिश्यूज़, ओके। इनको बोला जाएगा वेस्क्यूलर टिश्यू। एक्चुअली आई एम नॉट फाइंडिंग एनी गुड कलर, finding a color is also a very big task. So this is the vascular tissue. So meristematic tissue, dermal tissue, ground tissue and the vascular tissue. Meristematic overall growth and repair, ground tissue outer covering बनाएगा, dermal tissue outer covering, ground tissue it forms the main bulk of the plant body in packing other tissues, and vascular tissues जो कि transport of materials के they help in the transport of materials, उनको बोला जाएगा vascular tissue. Now let us talk about the meristematic tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दीज आर प्रेजेंट एट दी टिप्स,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टिप्स पे प्रेजेंट है, साइड्स में प्रेजेंट है, और एंड बिटवीन द लेयर्स में भी, बिटवीन द लेयर ऑफ अदर टिश्यूज़ में भी हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ग्रोइंग टिप्स पे होंगे जो कि लेंथ में ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ग्रोइंग टिप्स पे होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट दी ग्रोइंग ऑफ द टिप्स। और ये यहाँ पर क्या करवाएगा, ग्रोथ इन लेंथ। ग्रोथ इन लेंथ करवाएगा। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है जो कि टिप्स में मौजूद होगा और ओवरऑल लेंथ में ग्रोथ करवाएगा, दैट इज़ दी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और टिश्यूज़ जो कि एडजेस पे होंगे, और टिश्यूज़ जो कि एडजेस में होंगे और वो लेटरल मैनर में होंगे, और वो गिर्त यानी पहले प्लांट ऐसा था, फिर ग्रोथ हुई, ऐसा हुआ, मतलब गिर्द में उसके ब्रेथ में ग्रो हो रहा है, दैट इज़ दी बिकॉज ऑफ दी लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, दैट इज़ द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और हमारे पास कुछ ऐसी एरियाज़ हैं फ्रॉम विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस, ब्रांच आती है, ब्रांच पे लीफ या फिर फ्लावर स्टॉक आता है, वी फाइंड अ काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसको बोला जाता है इंटरकैलरी, उसको बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम ऑल्सो कैम्बियम भी बोल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी कैम्बियम, ठीक है। तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं ना, एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स स्मॉल होंगे, सॉरी, सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर स्मॉल होंगे, और इनकी जो सेल वॉल होगी ना वो बहुत थिन होगी, थिन सेल वॉल होगी, और क्या है, लिविंग होंगे, दिस आर नॉट द डेड सेल्स, दिस आर दी लिविंग सेल्स। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और इनके पास अबंडेंट साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, और कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। इनकी ख़ास बात क्या है, इनकी ख़ास बात ये है कि ये लोग कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कुछ ऐसे बताया जा सकता है, तो आप, तो यहाँ पर इसके टिप पे हमारे पास क्या होगी, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और यहाँ पर साइड में जो यहाँ पर इस तरह से ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास होगी लेटरल मेरिस्टेम, और यहाँ पर बीच में जो कि बड का ग्रोथ करवाएगी, जो कि ब्रांच पे, लीफ पे या फिर फ्लावर स्टॉक आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी, ठीक है।
अब इसकी बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात ख़त्म हो चुकी है। अब हम सेकंड बात करेंगे किसके बारे में? हम सेकंड बात करते हैं डर्मल टिश्यूज़। बात करेंगे अब हम डर्मल टिश्यूज़ के बारे में। तो जो हमारे डर्मल टिश्यू है, डर्मिस का मतलब ही क्या है? स्किन। डर्मा मीन्स स्किन, ठीक है। तो यूजुअली इसको डर्मिस भी बोला जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू। सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू होगा जो कि शोइंग वेरिएशंस इन टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड लोकेशन, फंक्शन और लोकेशन के हिसाब से इन टिश्यू को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा वो क्या होगा? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ द एपिडर्मिस, सेकेंड इज़ द मेसोडर्मिस and third is the endodermis. Epidermis क्या है? Epidermis is the epidermis, it's the outermost layer. Mesodermis क्या है? Middle layer. और हमारा endodermis क्या है? This is the innermost layer. Okay, आउटर, मिडिल एंड द इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ द सेल्स ऑफ डर्मल टिश्यू है ना, ये थिक है व्हेन वी कंपेयर टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। थिक है व्हेन दैन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स जो होंगे, इट मे बी इवन मोर थिक एंड वैक्सी। ये कैसे होंगे? इसमें थिक और वैक्सी होंगे, ठीक है। और स्मॉल पोर्स आर सीन इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। और क्या होगा? ये है लीफ पे स्मॉल पोर्स दिखेंगे, उसी पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा बोला जाएगा उन्हें। दे आर इनक्लोज्ड बाय 2। तो अब यहाँ पर स्टोमेटा को अगर हम अच्छे से देखेंगे, ओके। सो दीज आर द गॉड सेल्स। ये लोग किडनी शेप्ड हैं और इनको बोला जाता है गॉड सेल्स। यहाँ पर है स्टोमेटल पोर, दिस इज दी स्टोमेटल पोर एंड दीज आर दी एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो ये है हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द स्टोमेटा एंड द डर्मल लेयर। ये तो अब डर्मल लेयर के फंक्शंस देख लो। फंक्शंस ऑफ द डर्मल लेयर। डर्मल लेयर का जो मेन फंक्शन, इट इज़ द प्रोटेक्ट। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम लॉस ऑफ द वाटर। पानी का लॉस होने नहीं देगा, ठीक है। लॉस ऑफ द वाटर एंड मैकेनिकल डैमेज से भी बचाएगा और इन्वेशन बाय द पैरासिटिक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक
प्रोटेक्शन ही तो दे रहा है, प्रोटेक्शन कि बाहर से कोई अनवांटेड ऑर्गेनिज्म भी एंटर नहीं कर पाएगा, जिससे कोई डिसीजेस भी नहीं होगी, लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होगा और मैकेनिकल डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। बिग ट्रीज में डर्मल टिश्यू फॉर्म सेवरल लेयर्स। बिग ट्रीज में जो हमारा डर्मल टिश्यू होगा ना, इट फॉर्म्स मेनी लेयर्स, it form many layers above the epidermis and this is called as the bark, उसी को बोला जाता है bark, ओके। स्टोमेटा और रूट हेयर को भी ऑल्सो दिस आर द डर्मल टिश्यूज विच आर एसेंशियल फॉर गैसेस एक्सचेंज। एसेंशियल डर्मल टिश्यूज हमारे पास कौन से हैं? एसेंशियल डर्मल टिश्यूज दो हैं, स्टोमेटा एंड दी रूट हेयर, ओके, स्टोमेटा एंड दी रूट हेयर। और स्टोमेटा पता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, और रूट हेयर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रिस्पेक्टिवली। फोटोसिंथेसिस आल्सो कैरिड आउट बाय सर्टेन सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। सो यू कैन सी स्टोमेटा क्यों है हमारे पास? स्टोमेटा इज फॉर ट्रांसपिरेशन के लिए है एंड गैसेस एक्सचेंज, और रूट हेयर हमारे पास अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। Okay, now let's talk about the ground tissue. ग्राउंड टिश्यू में क्या है? ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास आते हैं तीन, पैरेन्काइमा और द पैरेन्काइमा और द पैरेन्चिमा समथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, कॉलेनकाइमा एंड द स्क्रेलेनकाइमा, ठीक है। तो हमारे पास पैरेन्काइमा कैसा होता है? पैरेन्काइमा इज लाइक दिस, सॉरी शायद इनके पास this is the parenchyma, and when we talk about the collenchyma, it is like this. Okay, and sclerenchyma. ऐसे होंगे, ठीक है। We don't have that much time. So parenchyma कैसा होगा? So ground tissue का मेन फंक्शन क्या है? It is for storing food. Ground tissue is for storing food and providing physical support or providing physical support. What are the two main functions of the ground tissue? Storing of food and providing physical support to the plant body. तो हमारे पास mainly three types के ground tissue है, parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. parenchyma, the cells of the parenchyma ये soft है, thin walled है और क्या है? loosely packed. These are loosely packed, okay. एंड द पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, उन्हीं को बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा में किसी के पास क्लोरोप्लास्ट अगर होगा तो उसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा, ओके। and the parenchyma which contains large cavities or spaces, उसको हम बोलेंगे एरेन्काइमा।
अगर इनमें एयर स्पेसेस अगर ज़्यादा होंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। ओके। और नेक्स्ट द पैरेन्काइमा विच स्टोर्स वाटर और फूड और वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको हम स्टोरेज टिश्यू बोलेंगे। और पैरेन्काइमा जो कि स्टोर करेगा कुछ भी जैसे वाटर, फूड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको हम बोलेंगे स्टोरेज टिश्यू। दैट विल बी कॉल्ड एज दी स्टोरेज टिश्यू। ओके। एंड कॉलेनकाइमा, अब कॉलेनकाइमा की बात करेंगे तो क्या है कॉलन, एक मिनट, आई थिंक यू गाइस विल बी confused after seeing this, that's why I'm sharing this whole region। ये पूरा पैरेन्काइमा की बात है। अब हम करेंगे कॉलेनकाइमा की बात। कॉलेनकाइमा टिश्यू हैव थिकर वॉल, यहाँ पर थिकर वॉल्ड होंगे, दीज आर दी थिकर वॉल्ड लॉन्गर सेल्स कंपेयर टू पैरेन्काइमा। ठीक है, थिकर वॉल्ड होंगे एंड ये लॉन्गर सेल्स है व्हेन कंपेयर टू दी पैरेन्काइमा। ठीक है, इतनी सी बात है कॉलेनकाइमा की जो कि याद रखनी है। और स्क्लेरेंजिमा कैसा है, इन स्क्लेरेंकाइमा द सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड भी है, और ये लोग क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ठीक है, दिस आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथ नियरली नो स्पेसेस। और ख़ास बात क्या है इसकी, नो स्पेसेस। ओके, नो स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गई हमारे डर्मल टिश्यू की बात। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अब, वेस्क्यूलर टिश्यू। Vascular tissue, the tissues involved in transportation, it is involved in the transportation of water and minerals. Okay, these are composed of different types of cells and their specific arrangements. तो हमारे पास vascular tissue में कौन आएगा, xylem and the phloem, xylem and phloem. So xylem is responsible for transport of materials away from the root. तो यहाँ पर materials transport होंगे away from the root. Okay. And phloem helps in transport of the material away from the photosynthetic part. It is away from the photosynthetic path. It is away from the photosynthetic part of the plants. Hence इनको हम conducting या फिर vascular tissues बोलते हैं। इसीलिए xylem और phloem they together form the vascular bundles. तो vascular bundles कौन बनाएंगे, vascular bundles xylem एंड phloem दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, द वैस्कुलर टिश्यू ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। ये साथ में साथ क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को। ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ xylem एंड phloem की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एलिमेंट्स ऑफ xylem की बात करें तो हमारे पास क्या है, xylem कंटेन्स एलोंगेटेड ट्रैकिड सेल्स। तो xylem के पास क्या होंगे, ट्रैकिड सेल्स फर्स्ट, और सेकंड इसके पास ट्यूब्यूलर वेजल्स। ठीक है,
और थर्ड इनके पास होगा फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, एंड फोर्थ इसके पास होगा जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, अब फ्लोएम की बात करेंगे। तो फ्लोएम के पास क्या होगा? फ्लोएम के पास लॉन्ग सीव सेल्स होंगे। सीव सेल्स मतलब छन्नी जैसे सेल्स। ओके, सीव सेल्स, एंड हमारे पास सीव ट्यूब्स भी होंगे। और हमारे पास क्या होंगे? कंपेनियन सेल्स। और हम लोगों के पास फ्लोएम फाइबर्स होंगे। और हमारे पास पैरेन्काइमा भी होगा। ओके, तो इसके ये पार्ट्स हैं। द वेस्क्यूलर टिश्यू कैरी वाटर टू ग्रेट हाइट इन द प्लांट। तो अब ये वेस्क्यूलर टिश्यूज़ जो है ना, दे कैरी वाटर टू ग्रेट हाइट इन द प्लांट बॉडी। इट इज़ नियरली अप टू 200 feet in the eucalyptus, 200 feet in the eucalyptus plants, and nearly up to 300 feet in the redwood tree. Okay, this is important. एक मिनट, ऐसे इनका हो सकता है कुछ। इसमें बस no, where is that 4? It's fine. 4 and vascular tissues की ये बहुत ही ख़ास बात है जो कि आपको याद रखनी है। And by this we have completed the plant tissues. ओके, और अगर अच्छे से बताएं तो TS ऑफ स्टेम में आप लोग वेस्क्यूलर बंडल्स को कैसे देख सकते हैं? ऐसे, यहाँ पर हमारे पास दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। ओके, यह फ्लोएम है एंड दिस इज द जाइलम। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव बिट्स। ये थैंक गॉड ये जल्दी फिनिश हो गया, so that we can complete the other topics as well. Tissues that bring about the overall growth. Overall growth कौन कराता है? Meristematic tissue. Which of the following has its major role for the formation of the bulk of the tree? Formation of the bulk of the tree, ground tissue. Vascular tissues are the ones which bring the overall growth, नहीं. Bring outer covering, नहीं. Form the bulk of the plant, नहीं. Transportation of the plant, ठीक है. Actually transportation in the plant आना चाहिए यहाँ पर. Transportation in the plant. Growth in length is due to, growth in length this is due to apical meristem, lateral meristem, both 1 and 2. लेंथ में तो सिर्फ एपिकल मेरिस्टम से ही होती है, लेटरल से हमारे पास गिर्द में होती है. कैम्बियम इज एपिकल मेरिस्टम, लेटरल, एपिकल नहीं है, लेटरल भी नहीं है, क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थिक वॉल लॉन्गर सेल्स व्हेन कंपेयर टू स्टोमेटा? व्हेन कंपेयर टू स्टोमेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थिक वॉल्ड एंड लॉन्गर सेल्स? तो वो तो हमारे कॉलिनकाइमा के पास होगा, है ना, पढ़ा था ना. जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स तो नहीं, ये तो फ्लोएम का काम है. रेस्पिरेशन फॉर दी
रूट्स नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग एक्चुअली, यहाँ पर जाइलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहाँ पर फ्लोएम का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, या फिर यहाँ पर मिनरल्स। नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज, let's start this. Animal tissues. So animal tissues और plant tissues complete हो गया। अब animal tissues भी जल्दी से complete कर लेते हैं। Animal tissues, there are different kinds of tissues in animals to perform different functions. हमारे पास animals में भी क्या है? Different kinds of tissues है different kinds of functions के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। सम टिश्यूज़ कवर प्रोटेक्ट द बॉडी, और कुछ टिश्यूज़ हेल्प इन मूवमेंट विच इज़ परफॉर्म बाय मसल्स एंड बोन्स, और दूसरे क्या मेक कनेक्शन के लिए भी हमारे पास कुछ टिश्यूज़ हैं। तो कुछ टिश्यूज़ कैरी इंफॉर्मेशन लाइक रिस्पॉन्सेज। तो सब मिला के हमारे पास 4 मेजर टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, 4। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आएगा एपिथेलियल टिश्यू, देन वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन हमारे पास आता है मस्क्यूलर टिश्यू, एंड देन वी हैव द नर्वस टिश्यू। ओके, तो हमारे पास ये एपिथेलियल टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू जो कि बनाता है कवरिंग, या फिर हम इसको प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनसाइड भी हो सकता है या फिर आउटसाइड ऑफ द एनिमल बॉडी। दिस इज द एपिथेलियल। अब कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? दिस आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स विच मेक्स कनेक्शन। इसका मेजर है फंक्शन क्या? कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे पास मस्क्यूलर टिश्यू क्या है? दिस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, दिस इज द मस्क्यूलर टिश्यू। एंड नर्वस टिश्यू का, दिस इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और इसका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्स टू द इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दिस इज़ दी नर्वस टिश्यू। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स, यहाँ पर एपी है ना, एपी का मतलब है आउटर, एंड थीलियम मीन्स थीलिया या फिर थीलियम, सिंगुलर थीलियम, इसका मतलब है टिश्यू। तो पूरा बनाकर बोल दो, क्या हुआ? आउटर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दिस अ प्रेजेंट, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये स्किन में प्रेजेंट है, ये हमारे लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट है, और हमारे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, और लंग एल्वियोलाई, लंग में जो एल्वियोलाई होता है वहाँ पर प्रेजेंट है, और हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यू जो कि एक्सट्रीमली थिन है, इट इज़ एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट है, ठीक है। दे फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एज द स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्क्वामस। अब यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज द स्क्वामस एपिथेलियम, सेकेंड इज द क्यूबॉइडल,
epithelium, and third is the columnar epithelium. ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम ये बहुत ऐसे थिन और फ्लैट होंगे, इरेगुलर, सॉरी ये तो ऐसे, यहाँ पर दूसरा ऐसे थिन और फ्लैट होंगे, दिस इज द स्क्वामस। और ये कहाँ पर मौजूद है? दीज आर प्रेजेंट इन द ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ में मौजूद है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल में मौजूद है, एल्वियोलाई में मौजूद है। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस सिलेक्टिवली अकर थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। ओके, तो ये इसमें नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स इन स्किन आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या है? दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्यूबॉइडल हमारे पास कहाँ है? किडनी ट्यूब्यूल्स में मौजूद है एज द लाइनिंग। ठीक है, और हमारे पास डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स में भी मौजूद होते हैं, डक्ट्स में भी, डक्ट्स ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड्स में मौजूद है, वेयर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉलमनार सेल्स है, ये मेनली कहाँ पर है? अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में होते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल्स कैसे दिखते हैं? क्यूब लाइक होंगे, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, ये दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, एंड कॉलमनार सेल्स कॉलम लाइक होंगे, इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास स्किन में एपिथेलियल स्किन जो हमारे स्किन में है, दीज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, दीज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और उसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, स्किन, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू where does nails and hair grow from? So ये जो scales of fishes है, reptiles है, feathers of birds, these also grow from epithelium. These are modified epithelial cells. जो nails है, जो birds पे feathers होते हैं, fishes में scales है, reptiles में भी है, these are nothing but the modified epithelial cells. ठीक है, scales, feathers, ये सब क्या है जो कि प्रेजेंट रहते हैं? these are the modified epithelial cells. Okay, we have completed the epithelial. Let's move to the connective tissue. Connective tissue, tissue which connects organs with muscles are called as connective tissue. Connective tissue क्या करता है? It help in binding, it help in binding other tissues with and organs together and provide a framework. It provides it works to provide some framework and support to various organs. और क्या करेगा? Support to various organs, support to various organs in the body. These tissues also play a major role in the transport of material from one tissue to another. तो ये मेजर रोल इसका एक क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन बॉडी डिफेंस, बॉडी डिफेंस, और बॉडी रिपेयर में भी ये लोग आ जाएंगे, बॉडी रिपेयर, और फोर्थ में स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट भी करती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ईच परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन.
तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ईच परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे areolar tissue. Areolar tissue, this is one type of connective tissue which joins different tissues. It joins different tissues. It helps in packing and helps to keep the organs in place. These cells are called as a fibroblast. तो यहाँ पर कौन से cells होंगे? Fibroblasts होंगे. These are the major components in this type of connective tissue. ये secrete करेंगे क्या? Fibers secrete करेंगे, ठीक है. They secrete fibers and these cells secrete fibrous material which holds the other tissues in position. These cells also help in repair, ठीक है. They fibers भी secrete करेंगे और help in repair, ठीक है. और the muscle in the body is attached, तो ये भी beneath the epidermis present होगा, beneath the epidermis, ठीक है. ये हमारे एरियोलर टिश्यू की बात होगी, ठीक है. एरियोलर टिश्यू में मेनली इसमें होते हैं फाइब्रोब्लास्ट जो कि सेक्रीट करते हैं फाइबर्स, ठीक है. अब हम बात करेंगे किसकी? एडिपोस टिश्यू. एडिपोस टिश्यू की बात करें, द मसल एंड बॉडी इज अटैच्ड टू द स्किन एंड द बोन बाय दिस टाइप ऑफ टिश्यू. तो the muscle and bone which is attached, this is attached by the areolar tissue. We can see this type of tissue around blood vessels and nerves में हम इस टाइप के टिश्यू को देख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द एडिपोस टिश्यू. तो हमारे पास एक फैट स्टोरिंग टिश्यू भी है जिसको बोला जाता है क्या? एडिपोस टिश्यू. ये हम मेनली हमारे बिलो द स्किन या फिर बीनीथ द स्किन मौजूद है, ठीक है. बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, दिस आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स. स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर. ये इंसुलेटर की तरह काम करता है. मतलब फर्स्ट से जिसके पास ये फैट स्टोरेज ज़्यादा होगा उसे ठंड ज़्यादा लगती नहीं है, ठीक है. फर्स्ट से अ फैट मैन won't feel very cold in the winter, whereas a thin slim person, ये भी फैट हो गया ना, whereas a thin person can feel cold in the winter season. क्योंकि इसके पास एडिपोस टिश्यू है वो बहुत कम है. मतलब एडिपोस टिश्यू में जो फैट स्टोरेज है उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो इंसुलेटर की तरह एक्ट नहीं करेगा और बॉडी हीट और बॉडी में जो हीट है वो जाती रहेगी एंड ही विल स्टार्ट शिवरिंग, ठीक है. अब एडिपोस टिश्यू के सेल्स कुछ इस तरह से होते हैं. यहाँ पर होता है न्यूक्लियस और यहाँ पर फैट स्टोर करने के लिए जगह होती है, ठीक है. नेक्स्ट बोन की बात कर लेते हैं. सो ये जो बोन है ना, बोन इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क. ये भी फ्रेमवर्क देखा. Framework which supports the body. It is the major component of the skeletal system of several vertebrae except some fishes like sharks. उनमें बोन नहीं होता, उनमें क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ठीक है. तो ये मोस्टली फ्रेमवर्क बनाएगा एंड दिस इज द बोन. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्टिलेज. ये भी एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो कार्टिलेज इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन जॉइंट्स. ये कहाँ पर मिलता है? हमें जॉइंट्स ऑफ बोन्स में देखने को मिलता है. टिप्स ऑफ नोज पे हम देख सकते हैं,
और एक्सटर्नल ईयर्स में हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा. एंड एम्ब्रियोज ऑफ सेवरल वर्टिब्रेट डू नॉट हैव बोन बट हैव कार्टिलेज. और एम्ब्रियोज ऑफ सेवरल वर्टिब्रेट्स में भी हम देख सकते हैं कि वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है. एंड the entire skeleton of fishes like shark is made up of cartilage. तो यहाँ पर जो शार्क्स होंगे उनका एंटायर एंडोस्केलेटन जो होगा ना वो किससे बना हुआ होगा, वो कार्टिलेज से बना हुआ होगा, बोन से बने हुआ नहीं होगा, कार्टिलेज से बना हुआ होगा. कार्टिलेज इज़ हार्ड बट नॉट हार्ड एज बोन. ये प्लाएबल है, मतलब आप अपने नोज़ को इस तरह से मूव कर सकते हैं. इफ़ यू प्रेस दैट, बाद में वो और पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी. मतलब ये प्लाएबल है, बट बोन वो बेंड नहीं करता, वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी शो नहीं करता, ठीक है. ये कार्टिलेज की बात होगी. अब हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ दी लिगामेंट. सो लिगामेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है. लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन. इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है. ये लिगामेंट बोन्स एट जॉइंट्स एंड होल्ड्स देम इन पोजीशन, ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स. ये लिगामेंट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ दी फाइबर्स. और ये फाइबर्स प्रोटीन से बने हुए हैं. ये फाइबर्स किससे, प्रोटीन से बने हुए हैं, जिनको बोला जाता है कोलेजन, जिनको बोला जाता है कोलेजन, ठीक है. दिस इज़ वेरी इलास्टिक इन नेचर. ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है. बॉडी मूवमेंट इज़ बिकॉज ऑफ मसल्स और बोन्स दोनों की मदद से मूवमेंट होता है. अब तो उस मसल्स और बोन की मदद से, तो ये मसल और बोन भी आपस में जुड़े हुए होंगे, तो वो टेंडन की मदद से जुड़े हुए होते हैं. टेंडन इट्स अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद जॉइंट्स बोन टू द मसल, ठीक है. दिस इज द टेंडन जो कि कनेक्टिव टिश्यू है. द टेंडन जॉइंट्स द मसल टू द बोन एंड दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कोलेजन. ये भी किससे बना हुआ है, ये भी कोलेजन से बना हुआ है, ठीक है. नाउ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द connective tissue. Is there any white color so that I can make it appear nice? अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू विच इज़ दी मसल टिश्यू. मसल टिश्यू में क्या है, मसल्स दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, लेग्स एंड ऑल्सो सेवरल इंटरनल ऑर्गन्स सच एज इंटेस्टाइन्स एंड हार्ट. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मसल टिश्यू भी हमारे ब्लड वेजल्स में होते हैं. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायामीटर एंड दस द ब्लड फ्लो. सो हार्ट है ना, हार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मसल सेल एंड दे हेल्प इन पंपिंग द ब्लड. मस्क्यूलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड, तो मस्क्यूलर टिश्यू है ना, दे कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स. तो ये मसल टिश्यू में एलोंगेटेड सेल्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, मसल फाइबर बोलेंगे. एलोंगेटेड सेल्स है इसलिए इनको बोला जा रहा है मसल फाइबर. सो दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी. तो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. इनके पास एक स्पेशल क्या है, प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन है, और उस स्पेशल प्रोटीन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन that is called as the special protein which is the contractile protein which contract and relax to cause the movement. So when the body is exposed to cold air, तो अब हम तो ये हमारे मसल की बात हो गई. इनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी होगा, तो इससे मूवमेंट्स होंगे, बॉडी में मूवमेंट्स होंगे, ठीक है. सो व्हेन द बॉडी इज़ एक्सपोज टू कोल्ड एयर वी शिवर. जब हमें ठंडी लगती है तो हम लोग कांपना शुरू कर जाते हैं जिसको शिवर बोला जाता है ना. तो शिवरिंग के दौरान ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे.
तो कोल्ड में क्या होगा, कोल्ड में क्या होगा, ठंडी होने की वजह से इंसान कांपने लगता है। तो इससे क्या होता है, उसकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या है, वो बॉडी फिर से हीट हो जाती है, बॉडी हीट। ठीक है, तो कोल्ड में ऐसा वाला प्रोसेस होता है। तो दिस वाज सम जनरल जो कि मुझे बताना ठीक लगा। और बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर, उनके लोकेशन, उनका फंक्शन, हम मसल के टिश्यू को 3 तरह के बोल सकते हैं। मसल के टिश्यू को हम 3 तरह का बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब वो हम देखेंगे कौन कौन से 3 तरह के हैं। तो यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द मसल्स जो कि हमारे लिम्स में मौजूद हैं, हम उसको मूव कर सकते हैं जब हम चाहते हैं, और जब हम मूव नहीं करना चाहते तो हम रोक सकते हैं उस मूवमेंट को। तो उस जैसे मसल्स को बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि बाइसेप्स आ जाएंगे इसमें, एंड वही हमारे मसल जो कि लिम्स में मौजूद हैं। और कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, उनको ना हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना ही रिलैक्स कर पाएंगे सोच कर। तो उन जैसे मसल्स को बोला जाएगा इनवॉलेंट्री मसल्स। उनको बोला जाता है क्या, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स कहाँ पर, हमारे एलिमेंट्री कैनल में होंगे, एलिमेंट्री कैनल में मौजूद होंगे, और ब्लड वेजल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो हम सोचने पर, हमारे सोचने पर ये ना ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना ही रिलैक्स, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें डायरेक्टली नहीं रोक सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, रिलैक्स भी नहीं करवा सकते। दीज आर कॉल्ड एज दी इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि हमें एलिमेंट्री कैनल और ब्लड वेजल्स में एंड एक्सेट्रा और बहुत सारी जगह देखने को मिल सकते हैं। एंड द मसल्स जो कि हमारे, और एक टाइप के हमारे पास मसल है जो कि कार्डियक मसल, ये स्पेशली हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं, हार्ट में। ठीक है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड। और वॉलेंट्री मसल्स जो है ना वो कैसे दिखते हैं, वॉलेंट्री मसल्स ऐसे होते हैं, बाइन्यूक्लिएट सिंशियम। ठीक है, और हमारे जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो ऐसे होंगे, फ्यूसीफॉर्म शेप्स के, टेपरिंग एट द एंड्स। ठीक है, और हमारे कार्डियक मसल वो ब्रांच्ड होंगे, और यहाँ पर आप लोग को स्ट्राइएशंस देखने को मिलती है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्ट्राइएशंस होती हैं, लेकिन स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होती है, जिसको हम तो इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं तो हम इसको स्ट्राइएटेड मसल भी बोल सकते हैं, स्ट्राइएटेड मसल। और इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, वी कैन इवन कॉल इट एज नॉन स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल, इसमें भी स्ट्राइएशंस होती है लेकिन ये तो इनवॉलेंट्री है तो हम इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे मसल टिश्यू की बात हो गई। अब लास्ट वाला नर्वस टिश्यू, जो कि रिएक्ट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलाई। तो हमारे पास स्पेशल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, तो वी वर्क्स लाइक इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर्स। मतलब ब्रेन और स्पाइनल
ब्रेन और जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, दे प्ले एक्टिव रोल इन दिस मैकेनिज्म। इन दोनों का होता है एक्टिव रोल इन दिस मैकेनिज्म, ठीक है। नर्व सेल्स, दिस आर द ओनली सेल्स इन द बॉडी जिनके पास नो एबिलिटी ऑफ द रीजनरेशन, ठीक है। दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, very much specialized cells. No two neurons or nerve cells in the nervous system have some same appearance. So वो एक भी से भी दो न्यूरॉन सेम अपीयरेंस के नहीं हो सकते। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड है फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ द स्टिमुलाई वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड वी कैन आइडेंटिफाई 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। और हमारे नर्व सेल की अगर हम बात करें, नर्वस टिश्यू में क्या होगा, नर्व सेल होगा। तो नर्व सेल में हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स। सेल बॉडी को ही साइटोन बोला जा सकता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोन। फॉर मोर बेटर आई विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर। So this is the nucleus, this is the Nissl granules, Nissls granule, ये क्या है, dendrites, and this is the axon, और ये है हमारा माइलिन शीट, and this is the Schwann cell, और ये क्या है, नोड्स ऑफ रैनवीर, और ये है हमारे साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। तो नर्व सेल की हमारे पास इतनी सी बात है। और एक्स्ट्रा अगर मैं बोलूँ तो सेल बॉडी या फिर साइटोन के पास लार्ज न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाज्म में, और जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स जैसे होंगे विच आर नथिंग बट दी निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और डेंड्राइट्स में हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी, उन्हीं को डेंड्राइट्स बोला जाता है। और ये बहुत शार्प है, ब्रांच्ड है, मोर इन नंबर है। वन प्रोजेक्शन ऑफ द साइटोन इज समवट लॉन्गर देन रिमेनिंग प्रोजेक्शंस, उसको बोला जाता है एक्सॉन। और सम नर्व सेल्स हैव एक्सॉन कवर्ड विथ शीथ, जिसको बोला जाता है माइलिन शीथ, और दिस शीथ इज कॉल्ड द माइलिन शीथ। और यहाँ पर जहाँ बीच बीच में माइलिन शीथ के नोड्स होंगे विच इज कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ द रैनवीर। एक्सॉन ऑफ अ नर्व सेल ये कनेक्टेड है विद द डेंड्राइट ऑफ द नियर, और दी जो उसके पास वाला नर्व सेल है उसके, और ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। By this we have completed these animal tissues as well. Thank God. And let's do these questions quickly. So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं in lung alveoli which of the following is present. हमारे पास लंग के एल्वियोलाई में कौन सा है,
ऑब्वियसली स्क्वामस एपिथेलियम है. एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दिस इज फाउंड इन ट्यूब्यूल्स, इसोफेगस, स्किन, हेयर. ये हमारे किस में प्रेजेंट है? ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है क्यूबॉइडल. एरियुलर टिश्यू इज द वन which helps in respiration, नहीं. Helps for oxygen removal of the tissue, नहीं. We join different tissues which protects against the microbial attack. Areolar tissue का काम क्या है? Which joins different tissues. ये वाला भी नहीं है. And fat is stored in adipose tissue, ठीक है. Which of the following plays a major role in joining? Major role in joining, ligament का रोल है. Major role in the joining. How much of blood is pumped per day through heart? ये वाला एक्स्ट्रा इसमें था नहीं, बट फिर भी क्वेश्चंस के साथ साथ भी हमें चीज़ें पता चलती हैं. सो हाउ मच ऑफ ब्लड इज पम्प्ड पर डे थ्रू हार्ट? जिसका आंसर है 36,000 लीटर्स, ठीक है. स्नेल हैज़ ब्लड इन विच कलर? स्नेल हैज़ ब्लड इन विच कलर? स्नेल के पास जो ब्लड है वो है ब्लू कलर. हेपारिन हैज़ इट्स रोल इन clotting of blood, fighting against microbes, oxygen transportation, blood transportation. हेपारिन का जो रोल है ना वो होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में. फॉर द बेबी इन वोम RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, स्प्लीन, हार्ट एंड स्टोमक. बेबी जो कि वोम में है उसके लिए RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन. लेकिन एक एडल्ट के लिए प्रोड्यूस कहाँ होंगे? एडल्ट के लिए वो बोन मैरो में होंगे. Which of the following have red blood cells without nucleus? तो ये हमारे यूजुअली मैमल्स में होंगे. रेड ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, एंड वो है कैमल, ठीक है. सो दिस pus is the major component consisting of the WBCs. What are the microscopic policemen in blood? माइक्रोस्कोपिक, तो ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है ताकि मैंने जो टॉपिक्स नहीं पढ़े वो आपके क्वेश्चंस के ज़रिए से कंप्लीट हो जाएंगे. जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चंस में पूछी गई हैं. व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक पोलिसमैन इन द ब्लड? द माइक्रोस्कोपिक पोलिसमैन इन द ब्लड आर द लिम्फोसाइट्स. ओके. व्हाट आर द स्कैवेंजर्स ऑफ द ब्लड? Scavengers of the bloods are the monocytes. Absence of nucleus is seen in absence of nucleus. This is seen in absence of nucleus. तो ये तो हमने RBC में देखा और प्लेटलेट्स में भी तो होता है ना. तो both 1 and 2 तो नहीं आएगा. This I will see. So a person having AB blood group, a person having AB blood group is universal donor है, universal recipient है, या फिर can receive all but that of O, can donate all but that of O. AB is the universal recipient. Which of the following is mononucleus containing muscle? Mononucleus containing muscle हमारे पास कौन सा है? Mononucleus containing muscle is the non-striated, ठीक है. Projections arising from the nerve cell body are the dendrites. Which of the following cells can't be regenerated? कौन से regenerate नहीं हो पाएंगे? हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगे. सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड एनिमल टिश्यूज एज वेल. 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया. और नाउ द सेशन इज ऑफ 1 hour हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन दिस 2 टॉपिक्स एंड तो इतना इस सेशन के लिए काफ़ी है. नेक्स्ट वी विल डू इन द अदर सेशन एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग.